जय श्री कृष्णा। मित्रों, आजकल हम योगों की बात कर रहे हैं, तो इस कड़ी में आज हम बात करेंगे शकट योग की। यह योग हमारी कुंडली में कैसे बनता है, इस पर आज हम बात करेंगे। यह योग मित्रों चंद्र और गुरु से बनता है। ये चंद्रमा है, यहाँ से गुरु यदि छठे आठवें का संबंध बना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि छठे आठवें का संबंध बना ले, या चंद्रमा से गुरु छठे हो, आठवें हो या 12वें हो, तो भी यह शकट योग बनता है। तो इस प्रकार मित्रों यह शकट योग बनता है। अब इस शकट योग में हमें यह जानना है कि यदि गुरु कुंडली में योग कारक हैं, कारक ग्रह होकर स्थित है, तो यह शकट योग प्रबल हो जाता है, प्रबल स्थिति में हो जाता है। और यदि जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो गुरु कारक होते हैं, इसी प्रकार स्वयं धनु लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है, तो इस प्रकार गुरु कारक हो जाते हैं। तो यदि गुरु कारक है, योग कारक है अच्छे, तो वहाँ पर यह योग प्रबल माना जाता है। और यदि गुरु चंद्रमा से छठे आठवें में हो, छठे आठवें 12वें भाव में हो, और लग्न से भी छठे आठवें 12वें भाव में हो, तो यह प्रबलता कुंडली में कम हो जाती है। जैसे यहाँ से गुरु छठे आठवें 12वें में बैठे हो, जैसे चंद्रमा से छठे आठवें 12वें हो, और लग्न से भी यदि छठे आठवें और 12वें में हो, तो यह प्रबलता कम हो जाती है। इसी प्रकार लग्न कुंडली में यह योग जो बन रहा है, वह यदि चलित कुंडली, मैंने यहाँ नीचे लिखा है, मान लीजिए इसको हम चलित कुंडली मान लें, और चलित में जैसे कि लग्न कुंडली में यह योग बन रहा है, और यदि चलित में यह गुरु यहाँ पर या यहाँ पर स्थित हो जाता है, तो यह योग भंग हो जाएगा। इसी प्रकार मित्रों, यदि यह गुरु वक्री अवस्था में हो जाए, कुंडली में वक्री अवस्था में स्थित हो जाए, तो यह योग प्रबल हो जाएगा। इस योग को हम प्रबल योग मानेंगे। इसी प्रकार यदि यह अंश बलों में कमज़ोर हो, यानी कि 29-30 डिग्री का हो, 1 या 2 डिग्री का हो, तो यह योग कम हो जाएगा, इसकी प्रबलता कम हो जाएगी। और अस्त अवस्था में हुआ तो भी इसकी प्रबलता कम हो जाएगी। एक बात और मित्रों, कि यदि चंद्रमा से 6, 7 और 8, यानी कि चंद्रमा यहाँ स्थित है, और चंद्रमा से छठा, 7वां और 8वां, इन 3 घरों में, यानी 3 स्थानों में, 3 हाउस में यदि शुभ ग्रह स्थित हो, तो भी यह योग स्वतः भंग हो जाता है। यहाँ पर यह अधियोग बन जाता है। जैसे चंद्रमा यहाँ स्थित है, छठवें गुरु स्थित हैं, वो मान लीजिए कि 7वें बुध स्थित हो जाए, 8वें शुक्र स्थित हो जाए, या 7वें शुक्र स्थित हो जाए और 8वें बुध स्थित हो जाए, तो लगातार 6, 7 और 8 3 ग्रहों में लगातार शुभ ग्रह होने के कारण यह अधियोग बन जाता है, और इस कारण यहाँ पर शकट योग भंग हो जाता है। इसी प्रकार मित्रों, इन दोनों का डिग्री अंश देखना आवश्यक है कि दोनों कितनी डिग्री अंश बल पर बैठे हुए हैं। अभी मान लीजिए कि चंद्रमा और गुरु जहाँ डिग्री अंश में बैठे हैं, जैसे चंद्रमा 5 डिग्री अंश बल पर बैठे हैं और गुरु यहाँ पर 25 डिग्री अंश बल पर बैठे हैं, तो डिग्री डिस्टेंस इनका कितना हो गया, 15, यानी कि 20 डिग्री अंश का डिग्री डिस्टेंस हो जाता है। तो वहाँ पर भी यह योग नहीं माना जाएगा। 15 डिग्री से ज़्यादा होने पर इस योग में न्यूनता आ जाती है, प्रबलता कम हो जाती है। जैसे जैसे ये योग बढ़ता है, न्यूनता बढ़ती जाती है, और यदि 15 डिग्री से कम है तो फिर यह शकट योग माना जाएगा। एक बात और मित्रों, कि यदि लग्न पर या लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है,
लग्नेश पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो भी यह योग प्रबल नहीं माना जाता है, और लग्न या लग्नेश पर या आत्म कारक ग्रह पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो भी यह योग नहीं माना जाएगा या यह योग का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही। अब लग्न का स्वामी यदि मंगल है और मंगल यदि यहाँ पर कुंडली में यहाँ पर स्थित है तो मंगल पर भी गुरु की दृष्टि जाने वाली, तो इस प्रकार यह योग मान्य नहीं होता है। तो इस प्रकार मित्रों, यदि नवमांश, मैंने एक नवमांश और लिखा है। अब मान लीजिए नवमांश में गुरु हंस योग बना के बैठे हुए हैं, नवमांश में यदि गुरु हंस योग लगाकर बैठे हुए हैं या गजकेसरी योग लगाकर बैठे हुए हैं, यहाँ गुरु वहाँ पर चंद्र से केंद्र में स्थित हैं या चंद्र के साथ प्रतियुति बना रहे हैं या चंद्र के साथ इनका दृष्टि संबंध बन रहा है, और यदि भाग्य स्थान पर स्वग्रही होकर स्थित हैं तो भी यह योग कम प्रबल हो जाता है, इसकी प्रबलता न के बराबर रह जाती है। तो इस प्रकार मित्रों, जो सकट योग होता है वह कुंडली में आसान रूप से दिखाई तो देता है, लेकिन उसके भंग के योग, उसके प्रबलता कम होने, न्यूनता कम होने के योग काफ़ी होते हैं। तो बहुत मुश्किल से यह चंद्र योग पूर्ण रूप से बन पाता है, ज़्यादातर रूप में यह भंग ही हो जाता है। एक चीज़ और देखी जाती है कि ये दोनों कौन से नक्षत्रों में स्थित है, चंद्र और गुरु कौन से नक्षत्रों में स्थित है, क्रूर नक्षत्रों में स्थित है या अच्छे नक्षत्रों में स्थित है, तो यह भी देखना आवश्यक होता है। अब यदि इनका सकट योग बनता है तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है मित्रों कि जीवन संघर्षमय बन जाता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। सामने वाला सोचता है कि मेरे कुंडली में इतने राजयोग बन रहे हैं, मेरी कुंडली इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। उसके पीछे कारण होता है सकट योग। सकट योग होने के कारण जीवन को यह संघर्ष की ओर धकेल देता है। वहाँ पर संघर्ष इतना होता है कि उस जातक विशेष को अपने परायों का ज्ञान होने लग जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। वह स्थिति को अच्छे से समझने लग जाता है कि कौन किस स्थिति में किस तरीके से काम आने वाला है। इसी प्रकार मान सम्मान में उसकी कमी हो जाती है। जहाँ पर यह योग बनता है तो एक समय जहाँ पर लोग उसको मान सम्मान देते थे, वहाँ पर मान सम्मान देना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनसे मिलना कम हो जाता है। हालांकि वह जातक पिता से बहुत प्रेम करने वाला होता है, पिता को घुमाने की इच्छा रखने वाला होता है, पिता को संपूर्ण सुख देने वाला होता है, लेकिन वह दे नहीं पाता है सुख, क्योंकि संघर्षमय स्थिति होती है और इसका भी उसे बहुत दुख होता है। जीवन में उतार चढ़ाव की बहुत स्थिति रहती है, कभी उतार कभी चढ़ाव, आज अच्छा तो कल बुरा, 1 घंटा अच्छा तो 1 घंटा बुरा। तो इसी प्रकार आर्थिक संघर्ष की स्थिति बहुत तेज होती है। अर्थ के मामले में उसे जूझना पड़ता है। नौकरी में है यदि तो वहाँ स्थिरता नहीं होती है, बराबर नौकरी बदलते रहना, नौकरी में स्थायित्व नहीं होना, नौकरी में कोई विशेष पदोन्नति नहीं होना, ये समस्याएं आती रहती है। यदि व्यवसाय में है तो व्यवसाय में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कोई व्यवसाय ढंग से कर ही नहीं पाता, व्यवसाय में अपयश प्राप्त होता है, उसको व्यवसाय में नुकसान प्राप्त होता है, या व्यवसाय में उसके साथ कंपटीशन इतना होता है कि वह वहाँ पर टिक नहीं पाता है। इसी प्रकार उसके साथ व्यवसाय में भी उसके साथ षड्यंत्र जैसी स्थिति बन सकती है। भाग्य में उतार चढ़ाव होता है, भाग्य साथ नहीं दे पाता है, भाग्य में रुकावटें आती है। तो इस प्रकार के फल यह सकट योग से प्राप्त होते हैं। अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है मित्रों कि आप पूर्णिमा के दिन कन्या को भोजन कराएं, प्रेम से भोजन कराएं, आपकी इच्छा शक्ति अनुसार उन्हें भोजन कराएं। गुरु ब्राह्मण को मान दें, सम्मान दें, दक्षिणा दें और भोजन करवाएं। इसके अलावा घर पर साल में 1 बार होम हवन करवाना चाहिए। इसके अलावा बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करवाना चाहिए मंत्रों, वैदिक मंत्रों के द्वारा,
या भगवान शिव के जो भी मंत्र हैं उन मंत्रों से, भले महामृत्युंजय हुए या जो भी और बहुत सारे मंत्र हैं भगवान शिव के, उन मंत्रों से ब्राह्मणों द्वारा भगवान का अभिषेक करवाना चाहिए। माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजना चाहिए, उनको तीर्थ यात्रा करवाना चाहिए, स्वयं भी तीर्थ यात्रा करना चाहिए। इसके अलावा अपने पिता की जो भी इच्छाएं हो उनको पूरी करना चाहिए, उन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। तो ऐसे कुछ उपाय हो सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा भी करें, उससे भी लाभ मिलेगा। केले के झाड़ में पानी चढ़ाएं, केले के झाड़ में घी का दीपक करें। इसके अलावा शिवलिंग पर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए कच्चे दूध का अभिषेक करें। तो ऐसे उपाय करने पर इस दोष में, ये जो सकट योग है, ये सकट योगों के दोष में कमी हो जाती है और जीवन एक बार फिर चलायमान स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने बात की है सकट योग की। आप भी देखें कि कहीं आपकी कुंडली में यह योग है या नहीं, अवश्य देखें। और आगे हम कल जो भी वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट, वो एक नए विषय पर लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।